देखिए 2-3 नियम आपको भी और बताने हैं। एक तो स्टीफन का नियम है, ठीक है। दूसरा स्टीफन के नियम को आप जान जाएंगे तो फिर न्यूटन का शीतलन नियम है, ठीक है। स्टीफन नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम है, फिर उसके बाद वीन का विस्थापन नियम है। ये 2-4 नियम है, ये आपको जानने हैं, ठीक है। पहले आते हैं स्टीफन नियम पर। स्टीफन का नियम ये कहता है कि किसी कृष्णिका के, ठीक है, किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा की मात्रा, समझ रहे हैं। किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसके परम ताप के, किसके, कृष्णिका के, कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ के अनुक्रमानुपाती होती है। आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नियम जब भी बताओ तो नोट कर लीजिए। आप नोट किए रहेंगे, जैसे ही आप घर पे कॉपी खोलेंगे वैसे आपको याद आ जाएगा। किसी आदर्श कृष्णिका के, किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा, प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसके परम ताप के, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T पावर 4। यहां Q क्या है, कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा है। कैपिटल T क्या है, ये कृष्णिका का परम ताप है। परम ताप समझ रहे हैं ना, उसका टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर को जब केल्विन में हम शो करते हैं तो कैपिटल से दिखाते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि जब भी कोई वस्तु ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करेगी तो वह कुछ न कुछ ऊष्मीय विकिरण को एब्जॉर्ब भी करेगी। जैसे मान लीजिए छोटी सी गर्म वस्तु है, उसको आपने क्या किया, किसी बंद बर्तन में रख दिया। जब बंद बर्तन में रखेंगे आप तो बर्तन का तापमान कम है, तो ऊष्मा उस वस्तु से निकल करके बर्तन में जाएगी, फिर वो परावर्तित होकर के उस वस्तु के अंदर आएगी भी, तो वास्तव में मतलब उसके अंदर आएगी भी। तो जैसे मान लीजिए कमरे का तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और जो गर्म वस्तु का तापमान क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऊष्मा की मात्रा जो है वो गर्म वस्तु से निकल करके जाएगी, कमरे के भीतर अन्य वस्तु में जाएगी। लेकिन कमरे का भी कुछ तापमान है, वह भी तो ऊष्मीय विकिरण देगा उसको। तो अगर कोई वस्तु ऊष्मीय विकिरण को दे रही है तो कुछ न कुछ मात्रा में प्राप्त भी कर रही है, ठीक है ना, प्राप्त भी करेगी। मान ली बड़ी वाली वस्तु कम गर्म है, छोटी वाली ज्यादा गर्म है, तो ज्यादा ऊष्मा को ये देगी, लेकिन वहां से भी तो ऊष्मीय विकिरण निकल रहा है। अगर यह कमरा हमारा कम गर्म है लेकिन ऊष्मीय विकिरण यहां भी तो मौजूद है, यह भी तो उसके अंदर जाएगा। तो अगर गर्म वस्तु ऊष्मा कुछ मात्रा में दे रही है तो थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन ऊष्मा ले भी रही है। तो अगर ये नियम आदर्श कृष्णिका के लिए सत्य है कि ये ऊष्मीय विकिरण को निकाल रहा है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए भी सत्य होगा। मान लीजिए जो परिवेश है, परिवेश मतलब जहां पर वस्तु रखी हुई है, उसका तापमान अगर T डैश है, T डैश, तो प्राप्त होने वाले ऊष्मा की मात्रा क्या होगा, Q डैश प्रोपोर्शनल टू T डैश।
ये तो दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा है और यह ली जाने वाली ऊष्मा की मात्रा है। दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा निर्भर करेगी कि जो वस्तु ऊष्मा दे रही है उसका तापमान कितना है, और ली जाने वाली ऊष्मा की मात्रा निर्भर करेगी कि जो वस्तु ऊष्मा ले रही है, दे रही है, उसका तापमान कितना है। ये परिवेश का तापमान है। परिवेश का मतलब अगर आप कहें तो वायुमंडल भी हो सकता है, या आपने गर्म वस्तु को अगर किसी बंद बर्तन में रखा है तो बंद बर्तन भी परिवेश हो सकता है, ठीक है, जहां पर रखा गया उसको। तो अगर इतनी ऊष्मा दी जा रही है, इतनी ऊष्मा ली जा रही है, ठीक है, तो नेट दी गई ऊष्मा अगर पूछा जाए 50 जूल दी गई ऊष्मा और 5 जूल ली गई, तो नेट 45 जूल दिया गया उसको। तो Q माइनस क्यू डैश, जिसको हम डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा T पावर 4 माइनस T डैश पावर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, माना परिवेश का जो तापमान हमने T डैश माना है, इसको मानते हैं T0। माना परिवेश का तापमान है T0, ठीक है, और परिवेश से ऊंचा थोड़ा तापमान किसका है, उस वस्तु का है जो ऊष्मा निकाल रही है T, जिसका तापमान माना था आपने, ये कुछ ज्यादा होगा ही। इसका तापमान जो है परिवेश के तापमान से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका तापमान T0 है परिवेश का, परिवेश से कुछ ऊंचा रहेगा ना इसका तापमान, जो वस्तु ऊष्मा दे रही है उसका T0 प्लस डेल्टा T है। तो अगर नेट दी जाने वाली ऊष्मा का सूत्र निकालना चाहे हम, तो हो जाएगा डेल्टा Q बराबर T पावर 4 है, तो T पावर 4 का मतलब हो गया T0 प्लस डेल्टा T पावर 4 हो जाएगा। ये T मतलब वस्तु का तापमान, वस्तु का तापमान परिवेश वाले से थोड़ा ज्यादा है, परिवेश तापमान क्या माना है T0, तो T0 प्लस डेल्टा T होल पावर 4 हो गया है, माइनस परिवेश का तापमान है T0, T0 पावर 4 हो गया, समझ हो गया। डेल्टा Q बराबर चलाना, यहां पर एक आप बताना भूल गए, यहां पर थोड़ा सा बताना भूल गए आपको, जब भी आप हटाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो यहां एक कांस्टेंट मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। ये तो अनुक्रमानुपात में है ना, ये बराबर में अभी नहीं आ सकता, बराबर में आने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। तो जब भी अनुक्रमानुपात चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, यहां पर जो कांस्टेंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट या स्टीफन का नियतांक। यहां पर क्या होगा, ये Q डैश इक्वल टू सिग्मा T डैश पावर 4। कहने का मतलब कि जो जहां पर डेल्टा Q निकाला आपने है, क्या होगा, यहां लग जाएगा सिग्मा, यहां भी लग जाएगा सिग्मा। बात क्लियर हो गई? सिग्मा क्यों क्लियर हो गया होगा आपको, अनुमान चिन्ह को आपने इक्वल में चेंज किया तो सिग्मा आपको मिल गया। तो डेल्टा Q में सिग्मा पहले हो जाएगा कॉमन, बाहर हो गया, ठीक है ना, ये बाहर हो गया आपका। अंदर यहां क्या बचा, T0 प्लस डेल्टा T पावर 4, ऐसे कर दे रहे हैं, T0 प्लस, एक बार लिख दे रहे हैं इसको ऐसे ही, माइनस ऐसे माइनस T0 पावर 4, ठीक है। आपने सिग्मा को पूरे में से कॉमन ले लिया, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा को पूरे में बाहर ले लिया आपने, तो मिल गया T0 प्लस डेल्टा T पावर 4 माइनस, ये कॉमन हो गया सिग्मा आपका T0 पावर 4, या डेल्टा Q बराबर, यहां से क्या करेंगे कि T0 जो है कॉमन ले लिया हमने, T0 यहां से बाहर लोगे तो T0 पावर 4 बाहर आएगा, ऑलरेडी लगा है ना साथ यहाँ पे, जब यहां से T0 हम बाहर लेंगे तो T0 पावर 4 बाहर आएगा, यहां क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा T डिवाइड बाई T, ऐसे तो ये तो मिला आपको, T0 आपने बाहर लिया तो T0 पावर 4 बाहर आ गया, तो 1 प्लस यहां अंदर बाहर लोगे तो 1 प्लस डेल्टा T पावर T0 ही तो आएगा, पावर 4 हो गया माइनस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
या डेल्टा क्यू बराबर सिग्मा। अब T0/4 बाहर ले लीजिए, क्योंकि यहां भी है और यहां भी है, बाहर हो गया तो आ जाएगा ये 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन T0, माफ कीजिएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन T0/4 माइनस 1 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। या डेल्टा क्यू बराबर सिग्मा, T0/4 कॉमन ले लिया है। अब ये बचा, अब मैथ में आप पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय, ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय, जिसमें 1 प्लस एक्स पावर n का विस्तार होता है, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे आगे भी होता है। यहां पर ये राशि x जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, परिवेश का के तापमान का और वस्तु के तापमान का। फिर आपने टी जो डिवाइड किया हुआ है तो ये राशि कम होती है, इस राशि का मान कम आता है। वैसे भी 1 से कम के लिए ही ये नियम सत्य है, जो बायनॉमियल थ्योरम लगी है वो 1 से कम के लिए सत्य है, 1 से ज्यादा के लिए दूसरा फार्मूला है। इसको क्या करेंगे हम, बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे। 1 प्लस अगला टर्म होता है nx, ये n हो जाएगा, ये n है और ये x है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे छोड़ देंगे, क्योंकि आगे जाकर क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका वर्ग होगा। तो छोटी राशियों के जो वर्ग होते हैं वो और छोटे हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको छोड़ देंगे। क्लियर हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, ऐसे कर देंगे। 1 प्लस एन एक्स, आगे होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, चूंकि आ जाता है एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे डेल्टा क्यू इक्वल टू सिग्मा। यहां पर 4 आपका पहले से ही है तो इसको हम 4 कर दे रहे हैं, 4 सिग्मा, यहां काट दिया हमने तो क्या हो गया T0 क्यूब हो गया। यहां क्या मिला आपको, डेल्टा टी। अब यहां आप देख रहे हैं, इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि 4 जो है वो कांस्टेंट है, 4 तो संख्या है, कांस्टेंट है। टी सिग्मा क्या है, स्टीफन का नियतांक है, ये कांस्टेंट होता ही है। T0 क्या है, परिवेश का तापमान है, तो परिवेश का तापमान फिक्स होता है, इसे परिवेश हमारा है, इसका तापमान तो फिक्स है ना। अरे गर्मी के मौसम बदल जाए, ठंडी के मौसम में चेंज हो जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन परिवेश का तापमान आप ये कहिए हम अंगीठी जला दें और परिवेश तापमान बदल जाए, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है ना। तो परिवेश के तापमान को आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से, तो ये तीन चीजें कांस्टेंट है। तो और डेल्टा क्यू क्या है, जो ऊष्मा की मात्रा, नेट ऊष्मा की मात्रा जो निकल रही है, घटाने निकला हुआ है, दी गई ऊष्मा की मात्रा माइनस दी गई ऊष्मा की मात्रा, तो नेट दी गई ऊष्मा की जो मात्रा है वो किसके अनुक्रमानुपाती, ये कांस्टेंट हो गया जब, तो आप कह सकते हैं डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसका मतलब किसी भी कृष्णिका से क्या, किसी भी वस्तु से, पहले किसी भी वस्तु से नेट उत्सर्जित होने वाले ऊष्मीय विकिरण की मात्रा, ठीक है, उस वस्तु और परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। या इसको आप ऐसे कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, इसको आप कर सकते हैं T माइनस T0, ऐसे कर लीजिए। तो डेल्टा टी क्या हो गया, वस्तु का तापमान माइनस परिवेश का तापमान, दोनों का जो तापांतर है उसी के अनुक्रमानुपाती है ये निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा। तो सीधी शब्दों में आप कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू उस वस्तु और परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सिंपल सी बात है, ये आप पहले से भी जानते हैं,
है ना। किसी वस्तु को हम ज्यादा गर्म कर देंगे, उसका तापमान हमने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वायुमंडल आप जान ही रहे हैं कि कितना तापमान है, तो उस वस्तु से ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा निकलेगी, तेज निकलेगी। क्यों? क्योंकि तापांतर ज्यादा हो गया। वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड, परिवेश तापमान मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तापांतर 80 का हो गया। और अगर यही वस्तु जो हमने गर्म किया है उसका तापमान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और परिवेश 20 का है, तो तापांतर कितना हो गया, 30 का। तो तापांतर 30 का हो गया, इसलिए ऊष्मीय विकिरण की मात्रा कम निकलेगी। और तापांतर अगर 80 का है तो उसमें विकिरण ज्यादा निकलेगा। अगर ज्यादा उसमें विकिरण निकलेगा इसका मतलब वस्तु ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। और जो वस्तु कम ऊष्मा निकाल रही है वह वस्तु देर में ठंडी होगी। समझ रहे हैं? तो स्टीफन के नियम से ही न्यूटन ने अपना भी एक नियम जोड़ दिया उसमें। स्टीफन नियम समझ गए आप? स्टीफन ने तो लिए बताया था कि किसी वस्तु के से निकलने वाले ऊष्मीय विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्घात के अनुपातिक होती है। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया? अब देखिए स्टीफन के नियम से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला। अब देखिए न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए, न्यूटन का शीतलन नियम। इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु से ऊष्मा हानि की दर उस वस्तु तथा परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। बशर्ते उसमें एक शर्त लगी हुई है, बशर्ते यह तापांतर बहुत अधिक न हो। समझ गए? तो स्टीफन के नियम को ही जब बाद में कंक्लूजन किया गया तो उसी से न्यूटन ने एक अपना नियम बना दिया अलग से कि किसी वस्तु से ऊष्मा हानि की दर, चाहे आप ऊष्मा हानि की दर कह लें या कहीं कहीं किसी किताब में वस्तु के ठंडे होने की दर दिया रहता है, तो चाहे आप कह लीजिए वस्तु के ठंडे होने की दर, चाहे ऊष्मा हानि की दर, क्योंकि ऊष्मा हानि जितनी ज्यादा होगी वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। किसी वस्तु से ऊष्मा हानि की दर या वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु और परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब तापांतर ज्यादा होगा तो ऊष्मा हानि की मात्रा ज्यादा होगी और वस्तु जल्दी ठंडी हो जाएगी। तापांतर कम होगा अगर तो ऊष्मा हानि की जो दर है वह भी कम होगी, ठीक है, और वस्तु देर में ठंडी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ dQ अपॉन dt। dQ अपॉन dt क्या है? ये ऊष्मा हानि की दर है। मतलब देखो ध्यान दीजिएगा, T टाइम में Q ऊष्मा निकल रही है, T टाइम में Q ऊष्मा निकल रही है, तो एकांक समय में निकलने वाली मात्रा क्या हो जाएगी? Q बटे T। यही तो ऊष्मा हानि की दर है, प्रवाह की दर है। D क्या लगा हुआ इसमें? सूक्ष्म मात्रा में। अगर सूक्ष्म समय में सूक्ष्म ऊर्जा निकल रही है, बहुत कम टाइम में कम ऊर्जा निकल रही है, तब ऊष्मा प्रवाह की दर हो जाएगी dQ अपॉन dt। ये लिखा गया है dQ अपॉन dt। ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके?
वस्तु और परिवेश के तापांतर के अनुपाती होता है, लेकिन ये तापांतर बहुत ज्यादा ना हो। कम तापांतर के लिए नियम लागू होता है, ज्यादा के लिए फिर ये अभी ग्राफ बनेगा, वक्राकार ग्राफ हो जाता है। चलिए, ऊष्मा हानि की दर चुकी है, समझ रहे हैं, मतलब तापांतर ज्यादा होगा तो ऊष्मा हानि की दर ज्यादा होगी, तापांतर कम ऊष्मा हानि। ये चीज, ये प्रोपोर्शनलिटी जो है, ये चीज शो करती है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यह राशि बढ़े, ये राशि बढ़ेगी। लेकिन यहां पर क्या है, dq बटे dt क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन समय के साथ। अगर समय के साथ ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि होती है तब तो इसको ऐसे लिखा है प्लस में, क्योंकि इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि dt टाइम में dt ऊष्मा मिल रही है कि जा रही है। समझ रहे बात को, ऊष्मा आ रही है t टाइम में कि जा रही है वस्तु से। क्योंकि जा रही है वस्तु से तो वस्तु के तापमान में कमी आएगी, तो इसको लिखा जाता है माइनस। माइनस यहां पर केवल यह संकेत करता है कि ऊष्मा का क्षय हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त नहीं हो रही है। आगे आप पढ़ेंगे, वैसे तो ऊष्मा और जो कार्य है ये अदिश राशियां हैं, इसमें दिशा नहीं होती है, लेकिन ऊष्मा गति आप पढ़ेंगे तो इसमें माइनस प्लस का प्रयोग होता है। कार्य निकाय द्वारा अगर हो रहा है तो प्लस में, निकाय पर कार्य हो रहा है तो माइनस में, है ना। गैस खुद फैल रही है तो प्लस में, गैस को हम दबा रहे हैं, बाहरी कार्य हो रहा है तो माइनस में। ठीक है, तो ऐसे ऊष्मा दी जा रही है तो प्लस में, ऊष्मा ली जा रही है तो माइनस में। तो यहां ऊष्मा ली जा रही है वस्तु से तो माइनस में। ठीक है, तो माइनस ये शो करता है कि ऊष्मा का क्षय हो रहा है। तो माइनस dq upon dt प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t माइनस t0। ठीक है, यहां तक, या dq upon dt बराबर कर देंगे, यहां एक कांस्टेंट मिलेगा k कांस्टेंट है, k मिलेगा, ये माइनस को आप यहां कर दे रहे माइनस के, यहां हो जाएगा t माइनस t0। ठीक है, इसको आप यहां रोक सकते हैं, इसको यहां रोका जा सकता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। देखिए, दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा या दी गई ऊष्मा की मात्रा के लिए सूत्र होता है Q बराबर, क्या सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा ऊष्मा वाले पहले चैप्टर में, ऐसे पढ़ा होगा आपने, Q बराबर m/s/t, पढ़ा है ना। यस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, यस यहां पर विशिष्ट ऊष्मा है। तो अब यहां पर विशिष्ट ऊष्मा के लिए, वैसे द्रव के लिए तो यस का प्रयोग होता है, जहां गैसों की बात आती है वहां पर विशिष्ट ऊष्मा के लिए सी का प्रयोग होता है, सी। अब आप इसको सी से याद रखिए। ठीक है, mc डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी क्या है, ये ताप में कमी है, डेल्टा टी जो है वो ताप में कमी है। तो अगर ताप में कमी बहुत सूक्ष्म हो, क्योंकि द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा तो कांस्टेंट होता है किसी वस्तु पे, ताप में कम कमी करेंगे आप तो ऊष्मा कम मिलेगी, ज्यादा कमी करेंगे ज्यादा मिलेगी। तो अगर हम बहुत कम ऊष्मा के ताप में कमी कर रहे हैं dt, तो हो जाएगा ये mc dt। dt अगर बहुत कम ताप में कमी करेंगे तो ऊष्मा की मात्रा में भी बहुत कम कमी मिलेगी हमको। तो dq, इसमें दो चीज परिवर्तनशील है, dq और dt परिवर्तनशील है। आपने थोड़ी सी वस्तु ले लिया तो विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा उसकी फिक्स हो गई, जैसे जल की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। m और c तो कांस्टेंट है, समय ताप परिवर्तन करेंगे यहाँ पे तो ऊष्मा की मात्रा ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। तो dq माना सूक्ष्म ताप में कमी करने पर ऊष्मा की मात्रा में dq परिवर्तन होता है, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, mc dt। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। dq के मान को उठा के यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये dq की वैल्यू हो जाएगी mc dt हो जाएगा। ठीक है, अपान dt हो गया, ये इज इक्वल टू k, यहां हो जाएगा t माइनस t, ऐसे हो जाएगा, ये होगा। ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं
dt अपान, इसको लाओ नीचे, t माइनस t0, नीचे लाए इसको, बराबर माइनस के m इंटू सी को ले आओ नीचे, एम सी हो गया, dt जाएगा उधर, हो गया, समझ गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे अब हम इसका दोनों तरफ का कर देंगे इंटीग्रेशन। आपने भी नहीं पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स में तो मैथ बहुत सारा काम है ना, बिना मैथ के फिजिक्स चल नहीं पाएगी, तो इसमें कैलकुलेशन में आपको काम पड़ेगा। तो अभी आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आप बता दे रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे जान जाएंगे। तो आप ये होता है इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण, है ना, पढ़ा होगा हमने नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। तो कैलकुलस आप पढ़ेंगे जब, तो दो वहां पर दो ही है, एक डिफरेंशिएशन है और दूसरा इंटीग्रेशन है, एक अवकलन है और दूसरा समाकलन है। अब इसका अवकलन कैसे होगा, तो एक चीज जान लो, 1/x का जो अवकलन होता है वो log x होता है, बस ये जान लो। 1/x का अवकलन log x होता है, तो 1/ इतना है तो इसका अवकलन हो जाएगा log t माइनस t0। लेकिन यहाँ बेस जो होता है, बेस आधार, log में बेस होता है ना, आधार होता है, ये आधार यहाँ पे e होता है, e एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। मैथ में आप पढ़े होंगे, अंकगणित में जो log होता है उसका आधार 10 होता है, तभी तो आप कहते हैं log 100 का मान 2 होता है। log 100 का मान 2 जो होता है वो आधार 10 पर होता है। कैलकुलस में आधार e फिक्स रहता है, तो ये इसका जो अवकलन होगा वो log t माइनस t0 बेस e होगा, ठीक है ना। और यहां क्या होगा, ये अब dt है, अगर dt है तो t वाला जो टर्म होता है उसका अवकलन तो समाकलन होगा, बाकी कांस्टेंट सब माने जाएंगे। तो इसको याद कर लीजिए, सब नियम आप पढ़े, टाइम लगेगा। ये बाहर हो जाएगा, यहां बचेगा इंटीग्रेशन dt, तो dt मतलब हुआ t के सापेक्ष इंटीग्रेशन, किसका कर रहे हैं, कुछ भी नहीं वहां पे है, तो एक है, तो एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, जिसके सापेक्ष करेंगे वही हो जाएगा, तो यहां पर t हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। यहां क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक। t क्या समय है। अब ये इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट जो होता है उसमें लिमिट लगती है, कहां से कहां तक आप इसका एकीकरण कर रहे हैं, और जहां लिमिट नहीं है वो इनडेफिनिट है। तो जो इनडेफिनिट होता है उसमें एक कांस्टेंट जोड़ करके उसको बना लेते हैं निश्चित समाकलन। अनिश्चित में क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यहां पर जोड़ा जाता है, समझ गए बात को। यहां पर एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे, क्लियर बात हो गई। एक कांस्टेंट यहां पर आप जोड़ देंगे। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, देखिए इसकी वैल्यू के लिए इनिशियल कंडीशन लगती है, मतलब टाइम जो है अगर बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो ऊष्मा प्रवाह की मात्रा ज्यादा होगी, समय घटेगा तो ऊष्मा प्रवाह की मात्रा कम होगी, ठीक है। जब सी की निकालनी होती है तो इनिशियल कंडीशन लेते हैं, मतलब समय की शुरुआत अभी हो रही है। जब टाइम t बराबर 0 है, टाइम क्या है, t बराबर 0, तो उस अवस्था में क्या चेंजेस क्या होंगे, जब टाइम t बराबर 0 होगी तो 0 हो जाएगा पूरा ना, ये पूरा 0 हो गया आपका, इसमें कुछ रह नहीं गया। यहां पे क्या रह गया, T0 क्या है, परिवेश का तापमान, उसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। ये क्या है, T, ये वस्तु का तापमान है, वस्तु के तापमान में परिवर्तन होगा, क्योंकि वस्तु तापमान क्या है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो वस्तु तापमान घट रहा है। टाइम बढ़ने के साथ
वस्तु के तापमान में कमी आ रही है, जबकि परिवेश के तापमान में कोई फर्क नहीं। तो T0 सेम रहेगा, ये 0 हो जाएगा मूल अवस्था में। और T क्या है, T बराबर 0 पर T इक्वल टू T डैश, शुरुआती समय में जो वस्तु का तापमान है वो T डैश है, और बाद में टाइम बीतता गया तो T टाइम के बाद परिवेश वस्तु का तापमान हो गया T। तो ये परिवर्तनशील है, ये वस्तु का तापमान है, जब समय बीतेगा तो ऊष्मा निकलेगी तो वस्तु का तापमान घटेगा। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए हमने माना कि जब T बराबर 0 है तो वस्तु का तापमान है T डैश। तब उस अवस्था में क्या होगा, इसी को फिर से लगाएंगे एक बार, log स्मॉल e, यहां पर T की जगह रखेंगे T डैश, बाकी वही रहेगा, ये 0 हो जाएगा आपका। और C, अब देखो C वैल्यू निकल गई ना, ये निकल गया वैल्यू, C की ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू हम वहां रख देंगे, अब वही वैल्यू यहां रख देंगे हम। थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा है, हालांकि इसका कोई बहुत यूज नहीं है, लेकिन अब है आपके कोर्स में, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे पहले हम log T माइनस T0 टू बेस T बराबर, एक काम और कीजिए, यहां पर K भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, इसको मिला करके एक अलग कांस्टेंट मान लीजिए, कैपिटल K माइनस कैपिटल K हो गया स्मॉल t, जहां कैपिटल K एक इसको मिला के, तीनों मिला के एक कांस्टेंट है, प्लस C की वैल्यू क्या है, ये निकल गया, देखो C की वैल्यू निकल गई ना, ये C की वैल्यू है, ये हो जाएगा log T डैश माइनस T, ऐसे हो गया। इसको बेस क्या, बेस वही T है, इसको इधर ले आओ तो हो गया log T माइनस T0। अच्छा, इधर इसको इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो log A माइनस log B, आप जानते हैं log A अपान B हो जाता है, log A माइनस log B इक्वल log A अपान B होता है ना, अपान हो जाता है log, तो हो जाएगा log T माइनस T0 बटे T डैश माइनस T0, ऐसे हो जाएगा। बेस क्या रहेगा, बेस E है ही है, यहां क्या बचेगा माइनस KT, ठीक है। अब T माइनस T0 अपान T डैश माइनस T0 की वैल्यू क्या होगी, ये कहां चला जाएगा E, जरा ध्यान दो, log M टू बेस M की वैल्यू अगर A होती है, log M टू बेस M की वैल्यू A होती है, M इक्वल टू होता है n पावर A, ये जाकर घात नीचे आ जाता है बेस में, और ये घात